हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू आर डूइंग गुड। सो हम कर रहे थे बिग डेटा की सीरीज, बिग डेटा का कोर्स यानी बिग डेटा इंजीनियर बनने की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्पार्क। तो स्पार्क बेसिकली हमने पिछले प्रीवियस सेक्शंस में क्या पढ़ा? हडूप के बारे में पढ़ा ना। हमने प्रीवियस सेक्शंस में हडूप के बारे में पढ़ा। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? स्पार्क के बारे में। स्पार्क जो है वो एडवांस वर्जन है हडूप के अंदर, या फिर बिग डेटा को हैंडल करने के लिए एडवांस वर्जन की नीड है हमें। क्यों नीड है हम आगे डिस्कस करेंगे। वाई स्पार्क वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों नीड है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज स्पार्क, मीन्स बेसिकली स्पार्क क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग गाइस, तो बने रहिए एंड तक। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे हडूप स्पार्क के बारे में। तो स्पार्क बेसिकली करते क्या है? स्पार्क का काम है, स्पार्क एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन है। मीन्स क्या इस बात का? एनालिटिक्स इंजन। इसको हर एक वर्ड को देखते हैं। ये बेसिकली क्या है? एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स कोई भी इसको यूज कर सकता है। मीन्स इसके कोड को सबको अथॉरिटी है इसके कोड में कोड बेस में चेंजिंग करने की, या फिर जो अपाचे का लाइसेंस इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो अपाचे के लाइसेंस मिलने के बाद से ये ओपन सोर्स हो गया। तो गाइस मैंने ओपन सोर्स के बारे में तो बता दिया। अब बात कर रहे थे यूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन टर्म्स के बारे में। तो यूनिफाइड का मतलब क्या? तो यूनिफाइड का मतलब है जोड़ना। मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है ना हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव जो पार्ट्स में काम चल रहा है उन सबको जोड़ना। एनालिटिक्स इंजन मीन्स एनालिटिक्स करने के जो काम आता है वो प्री प्रोसेसिंग यूनिट या इंजन, वो है हमारा स्पार्क। बेसिकली स्पार्क जो हमारा वो एनालिटिक्स करने के काम आता है, एनालिटिक्स करने के काम आता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम बनाते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को एक यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। मतलब सारे को एक ही रूप में स्पार्क नाम दिया गया है, उसको स्पार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस ये यूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का, है ना। इससे हमें डिस्कस हो गया ये पूरा जो है वो स्पार्क है। ये हो गया एक यूनिट, ये कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम वर्क, ये कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम वर्क, ये कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा जो है क्या है? हमारा स्पार्क है। मींस एनालिटिक्स इंजन जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को यूनिफाइड किया जा रहा है। समझ गए? मींस इसके अंदर हम एनालिटिक्स कर रहे हैं, एनालिटिक्स करके हमारे डेटा के ऊपर एनालाइजिंग कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं हमारे डेटा को। स्पार्क का बेसिकली यही वर्क है कि हम डेटा के ऊपर अपनी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, अपना बिग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं गाइस इसकी स्टोरी के बारे में। तो मैं इसे हटा देता हूं थोड़ा। तो इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइस। स्टार्टिंग देखते हैं, स्टार्टिंग स्पार्क की कैसे हुई थी। तो सबसे पहले क्या था? वो पीएचडी के अंदर स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था? मेटेई जहारिया। मेटेई जहारिया ने क्या किया? अपने पीएचडी के प्रोजेक्ट के अंदर पीएचडी का एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जिसमें उसने स्पार्क को डेवलप किया। तो पीएचडी का जो प्रोजेक्ट था उसने स्पार्क बना दिया मेटेई जहारिया ने। तो ये कब की बात है? 2009 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? 2010 के अंदर इसने मेटेई जहारिया ने यूसी बर्कले में इस स्पार्क को बनाया था। तो 2010 के अंदर अपाचे ने इसको अपना लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, इससे अपना कोड बेस ले लिया स्पार्क वाला मेटेई जहारिया से, और इसको कर दिया ओपन सोर्स। जो मेटेई जहारिया है, जो आप लोग, आपको पता होगा यदि आपने बिजनेस अभी तक बिग डेटा की सीरीज को फॉलो किया था, आपको पता होगा कि एक डेटा ब्रिक्स नाम की चीज भी होती है। डेटा ब्रिक्स का एक एनवायरनमेंट भी होता है जिसके अंदर हम जाके, जैसे गूगल कोलैब है, ऐसे ही कुछ डेटा ब्रिक्स भी है जिसके अंदर हम जाके अपनी कोडिंग कर सकते हैं या फिर कोड कर सकते हैं। किसके लिए? पाइस्पार्क के लिए। तो आगे गाइस मेटेई जहारिया ने यही नहीं रुके, उन्हें 2013 के अंदर डेटा ब्रिक्स को को फाउंड किया। मीन्स एज ए को फाउंडर ने डेटा ब्रिक्स को लीड किया। और डेटा ब्रिक्स अब भी सबसे बेस्ट रूप में चल रही है जब हम बात कर रहे हैं पाइस्पार्क या फिर किसी स्पार्क के ऊपर कोई भी चीज यूज करने की। स्पार्क के सारे इंटरफेस उसके अंदर अवेलेबल हैं, तो जैसे हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा ब्रिक्स की स्टार्टिंग किसने की थी? डेटा ब्रिक्स को को फाउंड किसने किया था? मेटेई जहारिया ने, जो कि स्पार्क के फाउंडर हैं। तो
हमने बात कर ली कि स्पार्क क्या है, कैसे फाउंड हुआ। अभी बात कर लेते हैं स्पार्क के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो मैं स्पार्क के कंपोनेंट से बात कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा आपको स्पार्क के अंदर क्या चीज है कि हम उसे यूज कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि वो हडूप का एडवांस वर्जन है। तो उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस, सब बने रही वीडियो में। तो कंपोनेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है स्पार्क के। मैं चेंज कर लेता हूँ अपने कलर को ताकि आपको इजीली विजुअलाइज करवा सकूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो तो क्या कह रहा हूँ गाइज, ये देखिए माई एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं हम स्पार्क के अंदर, इलास्टिक नेट का यूज कर सकते हैं हम, इलास्टिक जो डेटाबेस आपने प्रीवियस वीडियो में किया होगा नो एसक्यूएल डेटाबेस में, है ना। काफका का यूज कर सकते हैं गाइज, काफका के बारे में आपने पढ़ा होगा हडूप वाले उसमें मॉड्यूल के अंदर, काफका के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। रेडिस को यूज कर सकते हैं, रेडिस आपको पता नहीं होगा, हमने पढ़ा नहीं है, बट रेडिस भी एक प्रकार से आप मान लीजिए डाटाबेस की तरह ही है, जिसके अंदर इन मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है। इन मेमोरी मींस इन मेमोरी के बारे में हम डिस्कस ज्यादा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो स्पार्क है वो इन मेमोरी के अंदर ही वर्क कर रहा है। स्पार्क क्या कर रहा है, इन मेमोरी के अंदर ही वर्क कर रहा है। मैं एक बार मेरा कैमरा चेक कर लेता हूँ कि मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। सो एक्सक्यूज मी गाइज, हाँ हो रही है। तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि जो हमारा रेडिस है वो क्या है, बेसिकली इन मेमोरी डेटा स्टोर करता है। कैसे, जैसे कैसे मेमोरी है ना हमारा, रेडिस ऐसी डेटा स्टोर करता है। तो हमने बात करी रेडिस के बारे में। मोंगोडीबी आप पढ़ चुके हैं गाइस, मोंगोडीबी आप पढ़ चुके हैं। कैसेंड्रा भी ऐसे ही एक डेटाबेस की तरह यूज होता है। अब जो बेसिकली चीजें जो बता रहा हूं मैं आपको, जो माई एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है और ये जो हमारा कैसेंड्रा, ये किसके कहाँ पे यूज ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहे हैं एंटरप्राइजेस लेवल पे ज्यादा यूज। मीन्स हम एंटरप्राइज डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हम इजीली स्टोर करवा पा रहे हैं हमारे क्वेरी लैंग्वेज से, या फिर नो एसक्यूएल नो क्वेरी लैंग्वेज से हम यूज कर पा रहे हैं उन डेटाबेस के अंदर। हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, या फिर कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन रखी जा रही है। तो बेसिकली हम इंफॉर्मेशन स्टोर करें स्ट्रक्चर्ड वे में, या फिर हम कहीं पे जाके, या फिर मोंगोडीबी की बात कर लें, नॉन डेटाबेस की बात करें, तो वहाँ पे हम क्लस्टर कलेक्शन की फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। बट क्या होगा गाइज, अगर हम उस डेटा के हम क्या रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्या उनके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करवा सकते हैं? ये इसका बात है आंसर नो गाइज। सो मशीन लर्निंग को मॉडल ट्रेन करवाने के लिए हमें चाहिए कि इसकी जरूरत एक बिग डेटा ह्यूज डेटाबेस की, जैसे कि HDFS मीन्स हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस सिस्टम। ऐसे HDFS की हमें नीड है। तो हमें जो HDFS के अंदर जो डेटा कैसे आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में गाइज। अभी हम कर रहे हैं जो इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कि हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं स्पार्क के अंदर। तो गाइज हम SQL क्वेरी लगा सकते हैं, PostgreSQL से डेटा कन्वर्ट करवा सकते हैं, हडूप HDFS भी आ गया आपके पास, बताया गाइज मैंने, और HBase भी आ गया। तो गाइज हम इन सभी का यूज हो सकता है अपाचे स्पार्क के अंदर। अपाचे स्पार्क बेसिकली एडवांस वर्जन क्यों बोल रहा हूँ मैं हडूप का, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइज, कि मैं अपाचे स्पार्क को एडवांस वर्जन क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं गाइज, अपाचे स्पार्क को मैं एडवांस वर्जन क्यों बोल रहा हूँ, किसका, हडूप का। तो बेसिकली जो हडूप था हमारे पास, वो क्या था, वो एक फ्रेमवर्क था। उसके अंदर कौन सी चीजें हम यूज कर रहे थे, मैप रिड्यूस को यूज किया जा रहा है ना, मैप रिड्यूस को यूज किया जा रहा था। तो बेसिकली मैप रिड्यूस के अंदर क्या होता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैप रिड्यूस जो की वैल्यू पेयर बनाता है, की वैल्यू पेयर जनरेट करता है। अब जो की वैल्यू पेयर बनाता है उसमें वो कहां से, वो डिस्क से रीड करता है डेटा को, कहां से, डिस्क से रीड करता है डेटा को, और डिस्क में ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को राइट करता है। तो गाइज एक बात देखिए, अगर डिस्क से डेटा लेके आऊंगा मैं और डिस्क में जाके ही अपना डेटा को राइट करूंगा, तो टाइम तो लगने वाला है, टाइम तो लगेगा ना, कि हम डिस्क से डेटा को लेके आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर उसको राइट भी डिस्क के ऊपर जाकर कर रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है हमारा। तो स्पार्क ने बेसिकली किया क्या, उसने इन मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जनरेट कर लिया। मीन्स क्या, कि हर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम अपनी रैम में लाके डेटा को अपनी रैम में लाके प्रोसेसिंग करेगा। इन मेमोरी का मतलब है रैम के अंदर, मीन्स अपनी मेमोरी के अंदर जो मेन मेमोरी, जो रैम है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर लेके आके डेटा को एक्सेस करे, उसके प्रोसेस करेगा। तो गाइज मैं कह रहा था कि रैम के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, तो रैम के अंदर अगर डेटा स्टोर होगा, अगर रैम के अंदर इन मेमोरी के अंदर हमारा डेटा आगे प्रोसेस हो रहा है,
तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑपरेशन है वो फास्ट होंगे। ऑपरेशन फास्ट होंगे, क्यों होंगे फास्ट? क्योंकि अगर डिस्क में जाके जाके राइट करना तो उसके अंदर टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो ऑपरेशन हमारे क्या हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं। किसके अंदर? स्पार्क के अंदर। तो गाइस जो स्पार्क है वो इन मेमोरी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन मेमोरी के अंदर काम कर रहा है हमारा स्पार्क, ठीक है। तो क्यों, तो इससे कितना ज्यादा फास्ट होगा? आप एक बार गैस कीजिएगा, इसकी हडूप से कितना, हडूप के जो मैप रिड्यूस है उससे कितना ज्यादा फास्ट होगा हमारा स्पार्क, कितना ज्यादा, आप गैस कर सकते हैं। तो गाइस जो जो हमारा मैप रिड्यूस से जो हमारा स्पार्क है वो कितना फास्ट है, वो फास्ट है 100 टाइम्स। 100 टाइम्स ऑफ मैप रिड्यूस इक्वल्स टू स्पार्क। मीन्स जो हमारा स्पार्क काम करता है 10 सेकंड के अंदर, जो जो हमारा स्पार्क काम करता है 10 सेकंड के अंदर, वो काम होगा मैप रिड्यूस से 1000 सेकंड्स के अंदर। अब गैस कीजिएगा इसकी 100 टाइम्स, 10 स्क्वायर टाइम्स टाइम लग रहा है मैप रिड्यूस के अंदर, और स्पार्क वाला ही काम हमारा रूट, मतलब एक बात से कि 100 टाइम लग रहा है, तो ये 100 से डिवाइड कर दीजिए उस टाइम को, उतने ज्यादा 100 टाइम लेस काम कर रहा है। मीन्स स्पार्क जो हमारा जल्दी काम करके दे दे रहा है। आप इस बात में मत उलझिए कि स्पार्क कितना टाइम लगाएगा, ये चीज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पार्क से कितना टाइम लगेगा, मैप रिड्यूस से कितना लग रहा है। तो गाइज ये देखिए ना कि कितना ज्यादा वो हो गया, कितना ज्यादा हमारा टाइम रिड्यूस हो गया स्पार्क यूज करने से। तो कोई मैप रिड्यूस को क्यों यूज करेगा? तो स्पार्क इसलिए हमारा क्या बेस्ट है। हमने बात कर ली कि स्पार्क बेस्ट है। हम वाई वी यूज स्पार्क, सो हमने बात कर ली कि वाई वी यूज स्पार्क। अभी तो हम बात करते कि क्या है स्पार्क। अभी हमने बात कर ली कि हम स्पार्क को क्यों यूज करें। तो गाइस एक दो चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पार्क को हमें यूज क्यों करना चाहिए। तो देखिए, अगर अगर आपने नोट किया हो कि स्पार्क जो हमारा वो क्या है, जो स्काला के ऊपर बेस्ड है। स्काला से बना हमारा स्पार्क। स्काला क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ जावा। स्काला एक एडवांस वर्जन ऑफ जावा है जिसके ऊपर हमारा स्पार्क बना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने शायद जावा बोल दिया होगा, लेकिन जो बेसिकली जो स्पार्क है स्काला के ऊपर बना है। और स्काला क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ जावा, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि स्काला के ऊपर बना है हमारा स्पार्क। स्काला बेसिकली किस एनवायरनमेंट में रन होती है? जेवीएम एनवायरनमेंट में। जेवीएम एनवायरनमेंट में अपने हमारी स्काला रन होती। तो इसी बेस पे मैं कह रहा हूं कि जो स्पार्क है हमें एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ गाइस, मींस जेवीएम जो लैंग्वेज है, में कॉन्टेक्स्ट जो लैंग्वेज है लाइक आर, पाइथन, जावा, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वी कैन यूज। इन टाइप लैंग्वेज में भी हम अपने कोड को लिख सकते हैं और वो स्पार्क वर्क करेगा उस कोड के ऊपर। आगे की वीडियोस में हम गाइस पाइथन के ऊपर वर्क करने वाले हैं, जिसके अंदर आप पाइस्पार्क को पढ़ेंगे। आगे की वीडियोस में गाइस एक इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी आएंगी पाइस्पार्क के ऊपर। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली स्पार्क के बारे में। तो हमने डिस्कस कर लिया गाइस कि स्पार्क के अंदर हम कितनी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। मीन्स हम हर एक लैंग्वेज, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मीन्स हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड लिख सकते हैं स्पार्क के अंदर। तो गाइस तो हम क्यों यूज करें फिर मैप रिड्यूस को? तो आप एक बात देखिए, यहाँ पे भी तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि मैप, हमारे पास स्पार्क के अंदर हर एक लैंग्वेज की इंडिपेंडेंस हो गए हम लैंग्वेज के ऊपर, कि हम किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्पार्क को ज्यादा यूज करते हैं। स्पार्क का यूज आपको पता चल गया होगा। स्पार्क जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है इंडस्ट्रीज के अंदर। सो गाइज हमने बात कर ली कि स्पार्क क्यों यूज करें, स्पार्क क्यों यूज करें। अभी हम बात कर लेते हैं स्पार्क के कुछ कंपोनेंट्स और कुछ थिंग्स जो भी एपीआई प्रोवाइडेड है स्पार्क के उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली है हमारी, ये देखिए स्पार्क की जो कोर एपीआई है वो क्या क्या कौन सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है? आर लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है, एसक्यूएल प्रोवाइड कर रही है, पाइथन प्रोवाइड कर रही है, स्काला प्रोवाइडेड है, जावा प्रोवाइडेड है, यानी जेवीएम कॉन्टेक्स्ट की हर लैंग्वेज प्रोवाइडेड है। बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कैसे वर्क करेगा ये। आपके पास कुछ ना कुछ जो आपके पास मशीन्स हैं उनके अंदर जेवीएम एनवायरनमेंट होगा, राइट। तो आपको एक एपीआई प्रोवाइड कर दी जाएगी जो कि पाइथन कोड को रन करेगी, और वो पाइथन कोड कहाँ पे रन होगा? फिर पाइथन कोड कन्वर्ट होगा स्काला के अंदर और वो कोड रन होगा जेवीएम में, ठीक है। ऐसा कुछ कल्चर रहेगा हमारा स्पार्क के अंदर, ऐसा कुछ कोड एग्जीक्यूशन रहेगा हमारा स्पार्क के अंदर। हमने डिस्कस कर लिया कि स्पार्क के अंदर हमारा कोड कैसे रन होगा।
अभी हम देख लेते हैं हमारी वापस एपीआई की तरफ कि कैसे कैसे एपीआई हैं, ठीक है। तो हम इन एपीआई के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि स्पार्क एसक्यूएल हमारे पास, स्ट्रीमिंग हमारे पास, एमलीब हमारे पास, ग्राफिक्स है। तो इसीलिए हम जावा को यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है, हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो गाइस जब तक हमने स्पार्क के बारे में हर चीज़ देख ली है, एक बार इसके आर्किटेक्चर के बारे में और देख लेते हैं। स्पार्क के आर्किटेक्चर के बारे में और देख लेते हैं गाइस। स्पार्क का जो आर्किटेक्चर है कुछ ऐसे है, हमारे पास एक मास्टर नोड होती है, जैसे आपने हडूप में पढ़ा ना, इसमें भी एक मास्टर नोड होती है, ठीक है। इसमें भी एक मास्टर नोड होती है। इसके अंदर मास्टर नोड में हमारा क्या होता है, ड्राइवर कोड होता है। ड्राइवर कोड जो कोड हम लिखते हैं गाइस, वो कोड, और इसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट होता है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हमारी होती है वर्कर नोड्स। वर्कर नोड्स मीन जो वर्क करती हैं, जो प्रोसेस करती हैं डेटा को। यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कर नोड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कर नोड्स, और मैं आपको पूरा का पूरा डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है हमारा स्पार्क का जो आर्किटेक्चर वो। तो गाइस यहाँ पे हो गई मेरी वर्कर नोड्स, राइट। यहाँ पे क्या हो गई, मेरी वर्कर नोड्स हो गई। तो गाइस वर्कर नोड्स को हैंडल करने के लिए तो मेरे पास आइए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लस्टर मैनेजर। क्या होता है, क्लस्टर मैनेजर, जो कि यान की तरह ही काम करता है। पढ़ा होगा ना आपने हडूप के अंदर यान के बारे में। तो हमारा जो क्लस्टर मैनेजर है वो यान की तरह ही काम करता है। मींस ये भी क्या करता है, शेड्यूलिंग करता है टास्क की। शेड्यूलिंग कैसे, यदि हमारे ड्राइवर कोड ने बोला कि हमें ये काम करना है, तो जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है वो किसी को बोलेगा, वो क्लस्टर मैनेजर को बोलेगा, और क्लस्टर मैनेजर उसको कुछ टास्क को शेड्यूल कर देगा वर्कर नोड्स के अंदर। वर्कर नोड्स क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम की तरह है। ये इनके अंदर अपनी मेमोरी के अंदर लेके आके डेटा को उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है जो टास्क बोला है ड्राइवर कोड ने। तो कुछ ऐसा वर्क होता है हमारे स्पार्क आर्किटेक्चर का। अब मैं आपको एक बार स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है ना, जो हमारा स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली एक डेटाबेस कनेक्शन की तरह है। डेटाबेस कनेक्शन की तरह है। डेटाबेस कनेक्शन से मेरा मतलब क्या है, यदि आपको किसी डेटाबेस से डेटा को लेके आना है, डेटाबेस के किसी डेटा को रीड करना है, डेटाबेस से किसी डेटा को अपडेट करना है, डेटाबेस से किसी डेटा को इंसर्ट करना है, किसी डेटा को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना गाइस। यानी हमारे पास कुछ ना कुछ क्लाइंट की नीड होगी। तो हमारे पास जो ड्राइवर कोड है और जो हमारे क्लस्टर मैनेजर या वर्कर नोड्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए भी तो हमें किसकी नीड पड़ रही है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट की नीड पड़ रही है। तो ये भी एक कनेक्शन की तरह ही वर्क कर रहा है ड्राइवर नोड और वर्कर नोड, या ड्राइवर नोड और क्लस्टर मैनेजर के बीच में। और क्लस्टर मैनेजर क्या कर रहा है, हमारा क्लस्टर मैनेजर क्या कर रहा है, क्लस्टर मैनेजर कर रहा है शेड्यूलिंग। क्लस्टर मैनेजर क्या कर रहा है, शेड्यूलिंग कर रहा है। कहाँ पे क्लस्टर मैनेजर, कहाँ पे है क्लस्टर मैनेजर, देख लेते हैं एक बार। तो हमारा क्लस्टर मैनेजर ये वाला, यहाँ पे हमारा क्लस्टर मैनेजर, ये क्लस्टर मैनेजर क्या रहा है, शेड्यूलिंग कर रहा है। मास्टर नोड क्या कर रही है, हमारे सारे काम को, जो भी काम हो रहा है आर्किटेक्चर के अंदर, उस सारे काम को कंट्रोल किसके हाथ में, मास्टर नोड के हाथ में। वर्कर नोड क्या कर रही है, वर्कर नोड उस डेटा को प्रोसेस कर रही है। जो प्रोसेसिंग का सारा काम है वो किसके पास है, वर्कर नोड के पास गाइस, वर्कर नोड के पास काम है सारा। इनके पास कुछ ना कुछ कैचे होता है, कुछ ना कुछ टास्क होते हैं जिसको ऊपर ये वर्क करती रहती है। तो गाइज आज हमने देख लिया कि आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है स्पार्क का। हमने देख लिया कि स्पार्क में कितनी एपीआईज अवेलेबल हमारे लिए। हमने देख लिया कि स्पार्क क्यों हमें यूज करना चाहिए। हमने देख लिया कि व्हाट इज स्पार्क, स्पार्क क्या है। एक बात और गाइज, एक बात और मैं बता देता हूं, एडिशनल बात है ये, एडिशनल बात में मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि स्पार्क के पास अपना कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं होता। स्टोरेज सिस्टम नहीं होता गाइस। तो स्पार्क, आपके दिमाग में बात आई होगी कि स्पार्क के अंदर स्टोरेज सिस्टम नहीं होता तो डेटा कहाँ स्टोर करता है स्पार्क। तो स्पार्क जो है वो डेटा को कहाँ स्टोर करता है, वो स्टोर करता है स्पार्क जो डेटा को स्टोर करता है अपने किसी और इंस्टांस, जैसे कि EC2 इंस्टांस हुआ, EC2 अमेजोन हुआ, और यहाँ पे हमारे पास HDFS हुआ। इस टाइप से हमारे डेटा को स्टोर करता है इन डेटाबेसेस के अंदर स्पार्क। तो स्पार्क का खुद का कोई अपना डेटाबेस नहीं है,
कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, बट ये यूज कर सकता है किसी भी स्टोरेज सिस्टम को। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एक्स्ट्रा पार्ट, ये थे मेरे एडवांस नॉलेज ऑफ स्पार्क। तो हमने एडवांस नॉलेज भी ले ली स्पार्क की। तो गाइज अब मान रहे होगे ना कि हमारे ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है बिग डेटा का। प्रीवियस वीडियो में हमने केस स्टडी भी देखी होगी बिग डेटा की, और आगे जाके हम देखेंगे स्पार्क हम इन चीजों को यूज कैसे कर सकते हैं। रियल प्रोजेक्ट भी आएगा ना एमलीब के अंदर, जब हम एमलीब पढ़ेंगे उसके अंदर प्रोजेक्ट भी आएगा, तो आप देखेंगे कि कैसे हम यूज कर पा रहे हैं चीजों को, रिलेट कर पाओगे चीजों को। तो गाइज एंड तक बने रहिए, इसलिए बोल रहा हूँ आप लास्ट के अंदर बिग डेटा इंजीनियर की दौड़ में शामिल हो जाओगे। तो हमने आज पूरा स्पार्क के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है, पूरा स्पार्क हमें पता चल गया कि स्पार्क क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, स्पार्क क्यों यूज कर रहे हैं। अपने हडूप तो देख लिया होगा कि हडूप यूज कर रहे हैं, उसके उसके रिस्पेक्ट में हम स्पार्क क्यों यूज कर रहे हैं आज हमने डिस्कस कर लिया। आज हमने डिस्कस कर लिया कि उसके रिस्पेक्ट में हम स्पार्क को क्यों यूज कर रहे हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Love from the Pep Coding.